नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चेक पोस्ट न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर। आपके साथ मैं हूँ ज़ीनत सिद्दीकी और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 7वें फ़ेज़ की वोटिंग लगभग ख़त्म हो चुकी है और वोटिंग ख़त्म हो चुकी है और अब तो एग्ज़िट पोल की बातें हो रही हैं, नंबर्स की बातें हो रही हैं, कौन सरकार बना रहा है, इस बारे में बातें हो रही हैं। प्रकाश नारायण सिंह हमारे साथ हैं, समूह संपादक ओपिनियन क्लास के। प्रकाश जी, हमने कई बार कई विषयों पर स्पेशली पॉलिटिकली चर्चा की है, आपने कई बार विश्लेषण किया, वो काफ़ी हद तक सटीक भी रहा है। सीधा-सा सवाल, सिंपल सा सवाल, एक स्लोगन से ही उठाया हुआ सवाल है, अब की बार किसकी सरकार? देखिए, मेरा मानना है, मैं आंकड़ों पे तो बहुत, क्योंकि मैं पूरे देश में घूमा नहीं हूँ, तो इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। लेकिन हाँ, जो फैक्ट्स हैं, जो डेटा बताता है, उस डेटा पे चलिए हम देखते हैं, ठीक है? उस डेटा से ही बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। पता नहीं लोग डेटा एनालिसिस में क्या होता है कि बहुत सी सारी चीजें छुपा लेते हैं बताने के बजाय। अब मैं आपको कुछ स्टेट की डेटा पे फोकस कराता हूँ। राजस्थान में 3 ऐसी सीट थी बीजेपी की पिछली बार जो 1% वोट से बीजेपी जीती है। तो आप, मेरा ऐसा अनुमान है कि राजपूत समुदाय का युवा वर्ग ही सही नाराज है। यदि वो 1% कम होता है बीजेपी से, तो कम 3 तो ऐसी सीटें हैं जो वहां बीजेपी लूज कर सकती है। ठीक है। ठीक, ये मैं बता रहा हूं पिछले बार के उसमें। अब आइए झारखंड में। झारखंड में भी 3 ऐसी सीटें थी जो 1% जहां बीजेपी की बढ़त रही, मात्र 1% से वो जीती है। ठीक है, अब वो 3 सीटें झारखंड में आज कितना कन्वर्ट हो जाएगा, किस क्या सत्ता पक्ष के प्रति जो 2014 और 19 में लहर थी, आपको लगता है एयर स्ट्राइक और इस तरह का मुहिम आज की डेट में है? यदि नहीं है तो 1% यदि डाउन होता है तो यानी 3 सीटें झारखंड में फिर बीजेपी की कम हो सकते हैं। अब आइए तेलंगाना की बात। तेलंगाना में भी ठीक मात्र 4 ऐसी सीटें थी जो बीजेपी 4 सीट जीती है और चारों मात्र 1% से जीती है। ध्यान दीजिएगा, जो मैं डाटा बता रहा हूं। तो 1% तेलंगाना अभी कांग्रेस की सरकार बन गई, यानी बीजेपी तेलंगाना यदि 1% ही वोट कांग्रेस के पक्ष में चला जाता तो तेलंगाना भी 4 सीट ये बीजेपी लूज कर रही है। अब आइए आसाम में। आसाम भी जो चुनाव ये लोकसभा में 2019 में, एक मिनट, मैं दोनों स्टेट पर एक सवाल ले लेती हूँ पहले, फिर हम आसाम की बात करेंगे। आपने कहा राजस्थान में आपने सिर्फ 3 सीटों का लूज बताया, मैं वो बता रहा हूँ, वोट परसेंट। मैं अभी बता रहा हूँ जो मोटे तौर पे बीजेपी जहां जीती हुई है। आज लोग उनके है ना कि जो भी चुनाव विश्लेषक लोग और लंबे प्रशांत किशोर, और मैं किसी का नाम नहीं रखना चाहता, लंबी लंबी बातें जो भी हो रही हैं, हो सकता है कि वोट में कन्वर्ट हो जाए, वो दूसरे की बात है। मैं जो बोल रहा हूं, मेरा जो अपनी समझ है, उस हिसाब से कह रहा हूं कि क्या मैं उन सीटों की बात कर रहा हूं जहां बीजेपी की जीत मार्जिन जो है मात्र 1% पे है, और वैसे ही सीटें 12 से 15 आपको मैंने गिना दिया। अब आगे चलिए आसाम में। एक सवाल रह गया सर मेरा। आपने झारखंड का जिक्र किया सर, झारखंड में इस बार ये माना जा रहा है कि कल्पना सोरेन ने जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ा और वो फेस भी है। आज इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, वो उसमें भी फेस है। तो भी आप ये मान रहे हैं कि जो दावा हो रहा है कि क्लीन स्वीप तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन अच्छी खासे नंबर जो है वो मिल जाएंगे कल्पना सोरेन की पार्टी को, आप नहीं मानते? नहीं, मेरा इसलिए मानना है कि क्या होगा वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मैं तो ये बता रहा हूं कि भैया जो हुआ है वो भी ऐसा नहीं है जैसा आप देख रहे हैं। लड़के ने एक बार गलती से पटकनी दे दी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंदर से मजबूत है। हो सकता है लड़के को पीलिया का मरीज हो, उसने किसी दाव से पटकनी दे दी है। वही मैं गिना रहा हूं। आप ये समझिए कि 2019 में जो एयर स्ट्राइक और पाकिस्तान और पता नहीं क्या क्या इसका मुहिम था, वो क्या आज लहर है? यदि आप मानते हैं कि आज वैसी लहर नहीं है तो नहीं है, और मैं कहता हूं सिर्फ 1-2% भी
से ये जहां जीते हैं वहां वोट यदि 1-2% इनका कम हो गया या इनके अपोनेंट के खाते में चला गया तो कम से कम 126 ऐसी सीटें हैं जो मैं आपको गिनाने जा रहा हूं। 126 ऐसी सीटें हैं जो कि पासा पलट देगी। क्या होता है जीत के लहर में, जैसे शादी ब्याह में बहुत ड्रामा बजाने वाले होते हैं 10-12, लेकिन शोर उनका इतना होता है कि सारे बारातियों की बातचीत चुप जाती है। ठीक वही हाल। अब आइए बात मैं आसाम से, थोड़ा सा मुझे 5 मिनट मौका दीजिए। बिहार क्लीन स्वीप बीजेपी ने किया था, एनडीए ने, सॉरी 39। और आपने कभी सोचा, किसी चुनावी विश्लेषक ने, किसी आप इतने लंबे समय से जर्नलिस्ट हैं, एक बार में 6-6 घंटा 8-8 घंटा आप डिस्कशन की है, कभी आपको किसी ने बताया कि बिहार में 6 ऐसी सीटें थी जो मात्र 2% पे जीत हुई थी? आप बताइए, मात्र 2% पे 6 ऐसी सीटें हैं। आज तेजस्वी की 250 से अधिक के करीब सभाएं होने जा रही हैं, 200 से ऊपर ही है, 251। तो हाँ, अब आप बताइए, जबकि ये सभाएं क्या 2019 में हुई थी? तेजस्वी इस मैच्योर लेवल पे थे। तेजस्वी ने जो और लालू प्रसाद यादव ने जो भी उनकी पार्टी ने टिकट बंटवारा किया है गैर यादव ओबीसी के बीच में, क्या उसका इम्पैक्ट नहीं है? क्या उन्होंने वैशाली जैसी सीट पे जो मुन्ना शुक्ला को दिया, भूमिहार को दिया, जब भूमिहार वोट आरजेडी का जो कि धूर विरोधी वोट है उसको जा सकता है। मेरा मानना है कि क्या 2% इस बार आरजेडी के पक्ष में चला गया या विपक्ष में, एनडीए के पक्ष में के अगेंस्ट चला गया, तो 6 सीटें तो कम से कम प्रभावित हो रही हैं। मात्र 2% सीटें ही तो ये हुई हैं। या आप मानते हैं कि 2019 से बड़ी लहर है? तब तो मुझे कुछ नहीं कहना है। यदि 2019 वाली लहर नहीं है तो 6 सीटें तो ये प्रभावित हो रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जीता आंकड़ा है। अब आइए उड़ीसा में 7 ऐसी सीटें हैं जो कि 2% से ये जीते हुए हैं मात्र। छत्तीसगढ़ में 8 ऐसी सीटें हैं जो ये मात्र 3% से जीते हुए हैं। महाराष्ट्र में 8 ऐसी सीटें थी जो ये 3% से जीते हुए हैं। मध्य प्रदेश में 8 ऐसी सीटें थी जिसमें ये 3% से जीते हैं। वेस्ट बंगाल में 4 ऐसी सीटें हैं, सॉरी 13 ऐसी सीटें हैं जो 4% वोट से ये जीते हैं। आप आंकड़ों पे चलिए। कर्नाटक में 16 ऐसी सीटें हैं जो मात्र ये 5% वोट से जीते हैं। आज कर्नाटक में क्या स्थिति है आप देख लीजिए। मैं ये रेप और तो बात छोड़िए, कम से कम कांग्रेस वापस लौटी हुई है, सत्ता पक्ष में है, तो वो तमाम दबाव बनाएगी ना भाई। तो 16 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस में, आप तो ये तो गिनती है कि 26 जीत गए, लेकिन 5% से जीते थे 16 सीटें। यदि इस बार 5%, 100 में 5 लोग यदि इनके से नाराज हैं, आप मानते हैं कि नहीं? यदि आपको लगता है कि नहीं, वो 2019 वाली लहर है, पाकिस्तान पे बम बारूद गिरा के वाली लहर है, वो आज की डेट में है? यदि है तो ये 16 सीट पाएंगे, यदि नहीं है तो 16 सीट तो डाउन करेंगे। अच्छा सुनिए, अभी एक चीज बताइए, ये बहुत टेक्निकल जो है ना, आप जो कह रहे हैं वो बहुत टेक्निकलिटी है, आपने जिक्र भी किया, और ये बात सच है कि हर कोई इतना घोर डीपली मंथन नहीं करता। मैं भी यूपी पर भी आपसे बात कर लूंगी क्योंकि यूपी ही तय करता है सब कुछ। तो एक बार यूपी का जल्दी से बताइए, फिर मैं इस बात पर आऊंगी कि अगर आप बिहार की 6 सीटें, ओडिशा की 7 सीटें कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ की 4 सीटें कह रहे हैं, या महाराष्ट्र की 8 सीटें कह रहे हैं, आपने वेस्ट बंगाल की 13 सीटें कही, या कर्नाटका की 16 सीटों का जिक्र हुआ, ये अच्छा खासा नंबर बन रहा है, और वो वेव भी नहीं है जो 2019 का जिक्र कर रहे हैं। तो मैं आपसे सीधा पूछूंगी, किसकी सरकार बन रही है? एनालिसिस कुछ तो आपने किया होगा, इतना नपातुला बोलेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं, सरकार तो देखिए, मेरा मानना है कि ये लोग जैसे मध्य प्रदेश में पिछली बार, इस बार की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछली बार ये हो गए हैं, सियासत में इतने षड्यंत्र चल रहे हैं कि इस पर डायरेक्ट बोल देना कि सरकार किसकी बनेगी बड़ा ही मेरे लिए दुविधाजनक है। क्योंकि हाँ, बहुमत बीजेपी की नहीं आएगी, ये मुझे ऐसा लगता है। यूपी में इनकी सीटें पिछली बार ही कम हुई हैं। ध्यान रहे कि सपा बसपा का गठबंधन नहीं था, लेकिन, और मैं, आपने यूपी पूछ दिया तो अब ये जान लीजिए,
यूपी में 31 ऐसी सीटें हैं, 31, जो ये 10% वोट के मार्जिन से जीते हुए हैं। हाँ, ये बड़ी चीज है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जितने लोग कह रहे हैं कि यूपी में स्थिति खराब है, वो सब को ग्राउंड की समझ नहीं है, आंकड़ों की समझ नहीं है। यूपी में आप मोटे तौर से समझिए, इनकी एक के पास 31 ऐसी सीटें हैं जो ये 10% से अधिक की मार्जिन से जीते हुए हैं। आप समझ सकते हैं, इसमें नाराज भी होगा तो 10% नाराज होके क्या अपोनेंट के खाते में चला जाएगा? इनका वोटर नाराज है तो वो चुप बैठ रहा। और खास बात ये जान लीजिए, आज की डेट में बीजेपी का वोटर यूपी और बिहार में बोलता नहीं है। आज की ये काम पहले विपक्ष का वोटर करता था, पहले बसपा का वोटर नहीं बोलता था, सपा के केवल यादव जी बोलते थे, मुसलमान चुप होता था। अब क्या हो रहा है, आज की स्थिति में है, बेरोजगारी की बढ़ती हुई समस्या ने सवर्ण वोटर को, सवर्ण नौजवान जो आज 30 से 34, 35, 24, 28 से 35 के बीच के हैं, वो घर में गाली सुन रहे हैं, उनका ब्याह नहीं हो रहा है। कहने की बात मजाक है, मजाक की बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है। और वो अब चौक चौराहे पे नहीं जा रहे हैं। उनका भाई प्रेस्टीज इशू भी है कि यदि मैं चौक चौराहे पे जाऊंगा तो कल को, एक तो पहले से बेरोजगार हूं, कुछ थोड़ी बहुत जमीन के आधार पे कुछ रिश्ता आ भी रहा है तो वो भी नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी समस्या मैं आपको बता रहा हूं। पहले क्या होता था, राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण चौराहे पे जाके एक अकेले बोलते थे और गैर यादव, ओबीसी और दलित चुपचाप सुन के चले जाते थे और मोहर इनके अगेंस्ट बजा देते थे। आज स्थिति है कि ये लोग चुपचाप शांत बैठे हुए होते हैं। और दलित का कंफ्यूज होना, हालांकि दलित का एक तरफा बीजेपी की तरफ नहीं है, लेकिन अधिक जहां साइकिल का बटन आता है वहां दलित वोट नहीं दे रहा है। जहां गठबंधन का है, यानी पंजा का बटन है, वहां वो जाके दे रहा है। दलित को मायावती से आज भी अस्मिता का सवाल है उसके। फिर मुलायम सिंह की गवर्नमेंट रही हो, चाहे बाद में अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में भी, मुस्लिम का एक बहुत दबा कुचला जो तबका है, जैसे पसमानदा है, पसमानदा में भी एकदम दबा कुचला है वो, और दलित दोनों ही शोषण के शिकार हुए हैं। क्योंकि मुस्लिम जो नेता थे इनके, प्रबल मजबूत नेता, चाहे ये आजम खान हो, आजम खान की सीट हारना, आप बहुत देवबंद वाली सीट हारना, जब बहुत एनालिसिस करेंगे तब आपको पता चलेगा। आपने कभी सोचा कि आखिर किसी पसमानदा को बीजेपी ने क्यों वहां मंत्री बना दिया? कभी सोचा? यदि उनको जो भी परसेंट वोट मिला, उनको मिला है, वो बहुत बड़ा मार्जिन अंतर कर देती है। अभी हालांकि मेरा मानना है कि सवर्ण वोटर इस बार जाति पे वोट दिया है यूपी में, मोटे तौर पे सीटों की संख्या में अंतर आए या न आए, लेकिन वोट परसेंटेज में बीजेपी भयंकर डाउन जाएगी, कम से कम 7% इस बार बीजेपी का डाउन जाएगा। ये बड़ा फासला बता रहे हैं। अच्छा, बोलिए। अच्छा, आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, जब आप देख रहे हैं इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और तस्वीरें भी हमने देखी हैं, और उन्होंने प्रेस को जब संबोधित किया तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि 295 सभी घटक दलों से मिलने के बाद, बातचीत के बाद ये क्लियर है कि हम 295 से ऊपर ही जा रहे हैं, 295 से ऊपर जा रहे हैं। आपने देखा तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, लेफ्ट के सभी नेता हैं, या फिर मैं स्पेशली शरद पवार का जिक्र करूँ, कल्पना सोरेन की मैंने बात की इस मीटिंग में, सोनिया गांधी भी रही, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तो ये 295 का जो जिक्र कर रहा है इससे ऊपर है पर इससे नीचे नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि भयंकर वोट परसेंट में जो डिफरेंस आएगा वो सीटों में कन्वर्ट नहीं होगा यूपी में। मैं बार बार कह रहा हूं, अभी इसीलिए तो ये आंकड़ा समझना जरूरी है। मैं आंकड़े क्यों बात कर रहा था, वो सीटों में कन्वर्ट कहां हो सकता है? बिहार में हो सकता है। वो सीटों में कन्वर्ट कहां होगा? झारखंड में होगा। वो सीटों में कन्वर्ट कहां हो सकता है? राजस्थान में होगा। वो सीटों में तेलंगाना में कन्वर्ट हो सकता है। वो सीटों में आसाम में कन्वर्ट हो सकता है। वो सीटों में एक हद तक बिहार में कन्वर्ट होगा, उड़ीसा में होगा, छत्तीसगढ़ में होगा, महाराष्ट्र में होगा। महाराष्ट्र में भयंकर देखिएगा बीजेपी और एनडीए डाउन जाएगा, लेकिन यूपी में नहीं संभव है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, 31 तो ऐसी सीटें हैं जो 10% के मार्जिन से जीते हुए हैं।
10% बहुत बड़ा मार्जिन है ये, आप समझिए। लेकिन आप आपकी बात को अगर मैं मानूं भी, आप कह रहे हैं कि यूपी में चेंज नहीं आएगा। अखिलेश यादव के आपने तमाम स्टेटमेंट सुने होंगे, या जिस तरह से अलायंस में साथ में लड़े हैं, मंच साझा करें राहुल अखिलेश या प्रियंका गांधी डिम्पल यादव। बनारस में हमने रोड शो भी देखा, हमने गोरखपुर की तस्वीर भी देखी, अलग अलग जगहों की भी देखी। देखिए अब मैं दो यूपी में पॉइंट्स, सीटें गिनवा दूं आपको, हाँ हाँ, सीटें गिन लीजिए। मैं एक बार बस पूरा कर लूं सर। तो क्या ये जो क्राउड है ये सिर्फ उस नेता को देखने आ रही है क्योंकि ग्लैमराइज पर्सनालिटी दिल्ली से अगर कोई जा रही है, वो वोट में कन्वर्ट नहीं होगी? क्राउड क्राउड तो मान लीजिए 2 लाख क्राउड आ जाए किसी के उसमें 4 रैली में, तो 2 लाख तो एक लोकसभा में 8 लाख तो ये है वोटर है, 6 लाख वोटर है, तो इस क्राउड का कोई खास असर नहीं होता है। लोकसभा में आप एक रैली करते हैं, 5 लाख ही क्राउड आ जाए तो क्या मैटर करता है भाई? ठीक है, जहाँ एक जगह पे है मैटर, ये क्राउड व्राउड का मेरा नहीं मानना है, क्योंकि देखने, अच्छा दूसरी बात देखने के लिए प्रियंका गांधी को तो मैं, आप लड़की लड़ सकती हूँ, कितना रैली होता था, ये बहुत कुछ मार्केटिंग बेस्ड है, तो उस पे में मुझे ट्रस्ट नहीं होता है ना। आप बेसिक समझिए कि जो महिला वोटर है अभी भी बिहार में वो नीतीश के साथ है, वो मतलब अभी वो बीमार है नीतीश जी, वो चाहे कोई भी स्थिति हो जाए महिला वोटर उनके साथ है। शराबबंदी महिलाओं की मांग थी, वो आप समझिए महिला क्या है कि पीड़ित समुदाय में आती है, तो वो क्या है, वो वोकल नहीं होती है, उसको जहां मौका होता है वहां बजा देती है। वोकल तो महिलाएं बहुत गिनी चुनी होंगी, ये जानिए, नहीं तो वो उसको कभी मौका मिल गया तो वो जाके, उसको मौका बूथ पे मिला, उसने जाके बजा दिया। आप नीतीश की पॉपुलैरिटी, नीतीश को की जीत की वजह सिर्फ महिलाएं, वरना इस बार नीतीश को 2 सीट नहीं आती। और आपको लगता है कि आज की जो कारपोरेट बीजेपी है वो नीतीश को साथ लाती, सीएम बनाए रखती? इस स्थिति में जबकि नीतीश सबसे कमजोर है, उनकी छवि प्रभावित हो रही है, प्रशांत किशोर प्रायोजित केवल अटैक नीतीश पे करके अंडरग्राउंड अंडर करंट उनका बदल रहे हैं। नीतीश के पास क्या है? 2 चीज है, सिर्फ उनकी छवि और महिला वोट बैंक। इसमें एक और पार्ट है, बहुत सारी बच्चियों को जब वो स्कूल जाती थी, क्योंकि मैं भी बिहार से हूँ, आप जानते हैं, स्पेशली दरभंगा से डिस्ट्रिक्ट मेरा, तो वहां पे मैंने देखा कि, सुना मैंने अपने रिलेटिव्स में भी, तो बच्चियों को साइकिल मिली। हाँ, अच्छा, वही बच्चियां जो हैं अब बड़ी हुई हैं, एंड फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं उसमें से बहुत सारी, तो आपको लगता है कि वो सब फायदा देगा? सब अरे भाई, बच्ची से ज्यादा प्रभावित उसकी माँ होती है। आप भरोसा रखिए कि एक लड़की, भाई उसकी माँ शौक से, तो ऐसा हुआ नहीं होगा, उसकी माँ को भी कबड्डी खेलने की इच्छा रही होगी, उसकी माँ को भी इच्छा होती है कि स्कूल में जाऊं, उसकी माँ की भी इच्छा होती होगी कि मैं पढ़ाई करूं, उसकी माँ की इच्छा होती थी कि मैं सड़क पे बाजार जाऊं, उसकी माँ की भी इच्छा होती थी कि इस घर की मालकिन मैं बनूं। हर औरत की इच्छा होती है, लेकिन पुरुष समाज, सरकार और कथित संस्कृति इतने घालमेल तरीके से उसको दबोच लेते हैं, उसमें उस बेचारी को अपनी बेटी की आजादी दिखी तो वो उससे कैसे नहीं जुड़ेगी? बेटी से अधिक उसकी माँ वोटर है, उसका पति शराब पी के आके किसको मारता है? अपने बाप को तो मारता नहीं है, किसको मारता है? पत्नी को मारता है। पत्नी को ही मारेगा। तो पत्नी पीड़ित है शराब से, या उसका बाप और भाई? बाप भाई तुम ज्ञान देंगे जाति और धर्म 50 की बात, जो लाभ खा रही है औरत वो जाके रिएक्ट की है, ये बहुत बड़ा असर पड़ा है। तो मेरा मानना है कि बीजेपी बच गई बिहार में, यदि तो बहुत कुछ ये नीतीश की वजह है, नीतीश के साथ है। बीजेपी के सीट कम नहीं होंगे बिहार में, लेकिन नीतीश की सीटें कुछ बीजेपी की सीट पे संकट हो सकती है, नीतीश की सीट पे संकट हो सकती है। जैसे नीतीश का क्लियर सीट देख लीजिए, सिवान निकल जाएगा, क्योंकि आरजेडी के हिना साहब लड़ गई हैं। काराकाट बीजेपी और एनडीए की फंस गई है सीट, क्यों? क्योंकि हाँ, वहां पवन सिंह लड़ गए हैं, राजपूत वोट चला जा रहा है। मेरा ऐसा अनुभव कर रहा है, पता नहीं, सिक्स सेंस मेरा मानना है कि आरजेडी से कहीं अधिक स्ट्राइक रेट कांग्रेस की ना आ जाए। पूछिए क्यों, बताइए। ऐसा क्यों? मेहनत तेजस्वी ने किया और फसल काट ले जाएंगे राहुल से। पूछिए कैसे? अन्ना आंदोलन ने मेहनत किया,
सारा फसल बोया और मोदी जी फसल काट लिए। ठीक उसी तरह तेजस्वी की मेहनत पे हो ये रहा है कि जहां कांग्रेस का पंजा है वहां सवर्ण वोटर जो नाराज है वो जाके आसानी से, भूमिहार हो, गैर यादव ओबीसी भी हो, वो जाके पंजा को वोट दे रहा है। लेकिन जहां लालटेन है वहां उसको थोड़ी दिक्कत होती है, नहीं देगा ना वोट उसको। तो इस वजह से अब सीटों भी देख लीजिए कौन सी है, किशनगंज है और भागलपुर सीट है, ये सब क्लियर, कांग्रेस की 2 सीट तो क्लियर दिख रही है। उसी तरह मैं सीटों की बात बता रहा हूं। अब यूपी की पहले हम लोग समझ लें, खासकर पूर्वांचल को समझना जरूरी है। योगी पूर्वांचल से आता है, मोटे तौर पे ये सच बात है, राजपूत को समझ आ चुकी है कि योगी जी जाएंगे, तो इसकी भी नाराजगी है। राजपूत बूथ पे लड़ा नहीं है, बीजेपी के लिए बूथ पे लड़ता कौन है? सवर्ण लड़ता है। सवर्ण के लड़के बेरोजगार हैं और इस वजह से अपनी जाति को वोट दे रहे हैं और वो बूथ पे फाइट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बूथ पे फाइट करेंगे एक आध केस मुकदमे हो जाएंगे और फिर उनके शादी ब्याह में संकट है। ये मैं बार बार बात मजाक की है, हंसी में आ रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है, जनता के बीच में है, वहां का ग्राउंड है। आप घर में पेट के अंदर जाके जब बात करेंगे ना किसी युवा से, किसी के वहां के, तब आपको बेरोजगारी और वो कैमरा पर लंबी लंबी बातें, आदमी सब अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, लेकिन वोट उन्होंने किसके लिए दिया? तो कांवड़ यात्रा में डीजे नहीं बजने दिया। मैं बोलता था कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, कब्रिस्तान की बाउंड्री, ये बहुत बड़ा मुद्दा था, लोगों ने इसको हल्के में लिया, इसलिए कि कब्रिस्तान की बाउंड्री होती है तो सबको दिखने लगता है, रोज सुबह शाम बाहर निकलते हैं दिखता है, तो ये उनको भेदभाव लगता था, ये तुष्टिकरण का मुद्दा लगता था। नहीं, अब उसी तरह डीजे में नहीं बजाएंगे, फलाना में बजाएंगे, ढिमाका में बजाएंगे, उस तरह की बात मैं अब पिछले चुनाव को छोड़िए, आज की डेट में ये सबसे बड़ी समस्या है। बेरोजगारी समस्या नहीं है, बेरोजगारी की वजह से जो बाकी घर में अपने पिता से भी गाली सुनते हैं, बुआ पूछती है कहो शादी भैल केहू भैल, ये बहुत बड़ा मुद्दा है आज। अच्छा, पूर्वांचल में इनकी स्थिति पहले से खराब रही है। अब सीट सुन लीजिए, आजमगढ़, घोसी, हाँ घोसी, अभी बलिया और कुशीनगर बीजेपी ने बचा लिया है, गाजीपुर ये 3 सीट, उसके बाद बाबू सिंह कुशवाहा, जौनपुर की सीट, इस तरह 4 सीट तो मैं, हाँ रेवती रमन सिंह इलाहाबाद में भी कड़ी फाइट दे रहे हैं, तो उनकी सीट भी वो हो सकता है। कुशल तिवारी की सीट है डुमरियागंज की, कुशल तिवारी हरशंकर तिवारी के बेटे हैं, ब्राह्मण, हरशंकर तिवारी जो है ब्राह्मण समुदाय के अस्मिता के सवाल हो जाया करते थे। आपको बता दूं गोरखपुर मंडल में राजपूत बनाम ब्राह्मण की करीब 2 दशक से लड़ाई चली है, ठीक है। अब इसमें जब ब्राह्मण से कुशल तिवारी, हरशंकर तिवारी के लड़के को टिकट मिला है, यादव और मुसलमान एकजुट उनके साथ है, इस बार ब्राह्मण घोर संघी जो है वो भी कुशल तिवारी के साथ है, तो उनकी सीट भी डुमरियागंज बढ़त बनाए हुए है। मैं आपको 6-7 सीट तो ऐसे गिना दिया जहां इंडिया गठबंधन मजबूत है। बीजेपी की मजबूत सीट कौन सी है? गोरखपुर, बनारस 2 क्लियर है, देवरिया, कुशीनगर ये क्लियर है, ये 4 सीट है। इसके बाद बताइए मुझे बीजेपी की बढ़त कौन? हाँ एक बलिया है, बलिया भी है, बलिया अभी हुआ है, क्यों? क्योंकि सनातन पांडे ने मुख्तार अंसारी को कंधा दिया, तो बलिया की 2 विधानसभा सीटें, मुहम्मदाबाद और एक और है, वो वहां पे भूमिहार बहुल इलाका है और वो गाजीपुर जिले में पड़ता है, तो वहां के भूमिहार मुख्तार अंसारी से कृष्णानंद राय की वजह से खार खाए रहते हैं। अब सनातन पांडे ने चूंकि कंधा दे दिया, इस वजह से ग्राउंड पे नाराज है, तो ये नहीं दे रहे हैं। तो और दूसरी बात कि नारद राय आके मिल जाते हैं किसके साथ? तो बीजेपी के साथ। यहां पे ये बलिया सीट बीजेपी की निकल जाएगी। ये बलिया सीट फंसी हुई सीट थी, सनातन पांडे क्लियर निकल रहे थे, लेकिन एक छोटी सी ये गलती की वजह से इंडिया गठबंधन के हाथ से निकल जा रही है। ठीक, अब अगर मैं आपका कंक्लूजन ही समझने की कोशिश करूं, इंडिया गठबंधन को अगर बढ़त भी देखें तो कितनी बढ़त हो सकती है? कांग्रेस की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का जिक्र करें, एसपी की परफॉर्मेंस का जिक्र करें, और बीजेपी का अगर डाउनफॉल भी है थोड़ा बहुत, सेम वेव नहीं है, तो वो कितना हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, आंकड़ों पे बात करें तो कांग्रेस
कहीं भी, एक तो बहुत लार्ज लेवल पे बीजेपी के साथ फाइट कर रही है, मोर देन 250 सीट्स पे, ठीक है। ठीक है। बीजेपी यही बढ़त बना रही है, सीटें जो निकल रही हैं एनडीए की घट रही। एनडीए में है बचा कौन है आप बताइए, नीतीश कुमार के अलावा आप बताइए जो बड़ी पार्टी एनडीए में बची हो। बीजेपी इस देश में अकेले फाइट कर रही है। और सबसे बड़ी बात बता दें तो आरएसएस का कैडर, योगी की हिंदू युवा वाहिनी, ये सारे कहीं भी खड़े नहीं हैं। बूथ पे लठायत का काम करते थे हिंदू युवा वाहिनी के लोग, वो खड़े नहीं हैं। आरएसएस, आपने जेपी नड्डा की लास्ट बात सुनी हो भाषण में कि हम आप खुद काबिल हैं, योग्य हैं, बच्चा हमको किसी की जरूरत नहीं है, बीजेपी अपने चलाने के लिए काबिल है। छोटी सी बात एक समझ से समझिए, एक गरीब बाप बहुत पढ़ा लिखा के अपने बेटे को पढ़ाता लिखाता है, पेट काट के जमीन बेच के किसी भी तरह से हर वो काम करके कि बेटा पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने, बेटा कल कलेक्टर बन जाए और वो कहे कि अब मुझे पिता की आवश्यकता नहीं है। आप सोचिए उस पिता पे क्या गुजर रही होगी। वो पिता बेटे को दुआ देगा? ये छोटी सी बात है। आप, ये प्रैक्टिकल है। आरएसएस इंदिरा गांधी के दौर में, हर दौर में, राजीव गांधी के दौर में, सारे दौर में फाइट करके अपने इनको बाल बच्चों की तरह से पाल पोस के बड़ी की, और इन्होंने यही खेल है। तभी मैं मोटे तौर पे आपको कहा, मेरा ऐसा मानना है कि सरकार बीजेपी एनडीए की बढ़त है, रनर है, बना सकती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शायद ही मोदी जी बन पाए। तो आप मतलब मैं आपकी वर्ड को एक लाइन में समझने की कोशिश करूं तो ये है कि टफ फाइट है, एनडीए को थोड़ा सीटों का लॉस है, लेकिन सरकार बीजेपी की ही आएगी। और फिर मोदी नहीं तो कौन? और यही है। मैं दो तीन बात इसमें भी कह दूं, आज आप ही के चैनल पे खुल के मैं एक विद्यार्थी की नजर से देखता हूँ। मेरा कोई ऐसा तो है नहीं कि सबके घर में ये फालतू की तरह रिपोर्टरों की तरह कुछ भी उल जलूल बोल देना, ऐसा तो है नहीं कि मुझे बाइट कलेक्ट करना है ना। आप, मैं, एक ग्रामर है, सब्जी बनाएंगे तो उसमें नमक हल्दी मिर्च मसाला ही पड़ेगा, खीर में नहीं पड़ेगा। मैं पहली बार ऐसा देखा हूं कि गडकरी के लोकसभा क्षेत्र में 2 दिन तक योगी ठहरे रहे। आप बता दीजिए कि 2014-19 में, कभी 19 में तो सीएम थे और योगी का प्रबल प्रताप था, उससे ज्यादा वो लोकप्रिय कभी नहीं थे। 19-22 में तक आपने 22 में रिजल्ट देखा, और ऐसी स्थिति में गडकरी के लोकसभा क्षेत्र में 2 दिन तक टिकना, और ये सर्वविदित है, योगी सपोर्ट नहीं करते हैं तो खुल के है। स्मृति ईरानी अभी स्मृति ईरानी की स्थिति दिख रही है, जो फ्रस्ट्रेट होके वो कॉल कर दी, चाहे जो भी हुआ, जो कि तैर रहा है बात में। कितनी सच्चाई है मैं तो नहीं जानता हूँ, ये भी मैं डर के इसलिए कह रहा हूँ कि पता नहीं कोई केस मुकदमा कर दें ये लोग। कई पत्रकारों पे इन्होंने ट्वीट करने की वजह से कर दिया है। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी कांग्रेस की सीटें नहीं बढ़ रही हैं। कांग्रेस, आप समझिए, इनके यूपीए के सहयोगी दलों की सीटें बढ़ रही हैं, कांग्रेस की सीटें मतलब 10-15 बढ़ जाना यही है। एक होता है ना कि 100 पार कर जाए कांग्रेस की सीट, तो इसमें मुझे दुविधा है। कांग्रेस 100 पार कर गई होती तो बीजेपी 220 से बढ़ जाती, लेकिन आपने मुझे बड़ी खबर ये दी है कि प्रधानमंत्री अगर बनते हैं तो वो गडकरी का नाम जो है वो सबसे आगे रहने वाला है। मैं मान के चलूं बीजेपी की तरफ से नहीं, गडकरी और योगी दोनों नहीं मिलेंगे, क्योंकि सियासत कहता है कि जब भी अक्सर चुप रहता है। कभी भी आप चैनल में काम करती हैं, डिप्टी एडिटर को कभी एडिटर शायद ही बनते देखा होगा आपने, वो ऊपर से कोई टपक जाता है। आउटपुट हेड कभी एडिटर नहीं बन पाता है मोस्ट ऑफ द केसेस। तो ये कभी भी जब 2 लोगों की लड़ाई होगी तो तीसरा ही लाया जाएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने टिकट बांटा है तो इनके लोग नहीं आएंगे। टिकट तो इन्होंने बांटा है ना, इनके लोग भी तो हैं डेडिकेटेड, इनके पास फंडिंग भी तो है।
तो फिर इनकी भी चलेगी। इनके पास यदि 40-50 सीटें घट रही हैं तो यहाँ बार्गेनिंग फैक्टर में ऐसा होगा कि न तेरा तो न मेरा, इस टाइप का चलेगा ना। योगी जी बहुत कोई ऐसा तो है नहीं कि 100 सीट। फिर कौन हो सकता है, जल्दी से बता दीजिए, चलिए लास्ट कंक्लूजन। कौन? ऐसा आपने मेरा एनडीए की लगता है सरकार कि तो बना दी, कहीं लेकिन ऐसे मौके पे शिवराज सिंह चौहान न बाजी मार ले जाए। शिवराज सिंह चौहान की अभी एक सूत्रीय उनका फोकस है, उनके लोकल क्षेत्र में जाके किसी स्ट्रिंगर से आप अभी बहस के बाद बात कीजिएगा, आपके अपने पुराने नेटवर्क है उनसे बात कीजिएगा, वो रिकॉर्ड मतों से जीतना चाहते हैं। कुछ तो वजह होगी, सीएम रहे हैं। यहीं से मुझे शंका हो गई कि यदि, और वो आरएसएस के कोर कैडर के हैं, मध्य भारत आरएसएस का सबसे मजबूत किला है। और आप ये जान लीजिए, इंदौर और भोपाल, आरएसएस का किला नागपुर नहीं है, इंदौर और भोपाल सबसे मध्य भारत आज भी और आज से 2 दशक से है। तो ऐसे में वो लंबे समय तक रहे शिवराज सिंह चौहान, पिछड़ी जाति से आते हैं, इनका अपना कोई सांसदों की फौज नहीं है। तो ऐसे मौके में वो जेपी नड्डा जैसे बीजेपी के प्रदेश वो बन गए राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनका कोई अपना नहीं है। उसी तरह शिवराज सिंह चौहान को आरएसएस की तरफ से, और क्योंकि पिछड़ी जाति से है, और दूसरी बात की कोई बहुत विवादित भी नहीं है, तीसरी बात इनका कोई विरोध भी नहीं करेगा, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है, और चौथी बात की क्या वजह है कि रिकॉर्ड मतों से जीतने के लिए लालायित है, ये जान लीजिए। तो ये बड़ी खबर मतलब मानी जा सकती है कि शिवराज सिंह चौहान एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। हाँ, यदि बहुत सीटें अटक गई, मान लीजिए कि और बाहरी समर्थन ममता जी ने दे दिया, या कोई और जो आ गया, तो कोई बाहर का भी बन सकता है, कोई ठिकाना नहीं है। फिर आप सेफ चल रहे हैं, फिर आप सेफ चल रहे हैं। नहीं, 220 से भीतर आ गए तब क्या होगा, तो नीतीश जी बन जाएंगे। हाँ, ये भी बात सही है। हाँ, जयललिता का कांड देखिए ना, मैं एक दिन की सियासत को नहीं देखता हूँ, मेरा मानना है कि जयललिता एक वोट से अटल जी हारे थे, ध्यान दीजिए, एक वोट से हारे थे, तो ये 220 में सिमट गए, तब क्या होगा। तो नीतीश के नाम पे तो बीजू जनता दल भी आ जाएगी, ममता बनर्जी भी आ जाएंगे, स्टालिन तक आ जाएंगे। फिर आप सबसे बड़ी समस्या इस समय बीजेपी के लिए यही है कि बीजेपी की सीट बहुत ज्यादा घटने उठने के उसमें नहीं है, सीटें घट रही हैं, उसके पास गठबंधन दल ही नहीं है, उसके पास कोई एनडीए में दल कहाँ बचा है। एक नीतीश बाबू का तो कोई ठिकाना नहीं है, कब इधर का उधर, उधर का इधर हो जाए। उनके अलावा आप बताइए ना, आपके पास कोई आंकड़ा हो तो, कि उनके पास कौन गठबंधन दल में, शिवसेना है नहीं, तो इनके पास है कौन। बीजेपी अकेले फाइट कर रही है, बार बार मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस पे किसी का ध्यान नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रकाश जी, आप इस चर्चा में शामिल हुए और हमने काफी डिटेल में बात की है, और आपके इस पूरी चर्चा का लबोलुआब ये निकला है कि काफी हद तक कुछ सीट्स कम होंगी, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और बीजेपी की ही सरकार बनेगी। और अगर 220 के आसपास नंबर आता है तो फिर अलायंस में से हो सकता है किसी से बातचीत हो जाए। चीजें टेम्पररी भी होती हैं, थोड़ा टाइम, थोड़ा शेड्यूल हो जाता है कि थोड़े समय आप या थोड़े समय कोई और। अब देखते हैं, हम तो सिर्फ किंतु परंतु पे ही थोड़ा सा भी उलझे हुए हैं, लेकिन जो नंबर्स होंगे वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। बहुत शुक्रिया प्रकाश जी, आप हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में शामिल होने के लिए।